नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 5वीं क्लास में आधुनिक काल की और ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 के अंतर्गत यह 5वीं क्लास है। 6 क्लासों में सब आधुनिक काल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। बहुत कम समय में अच्छे से रिवीजन करने का ये एक बहुत ही बेहतर तरीका है और इसे आप कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में सुन सकते हैं ताकि आपको रिकॉल होता रहे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीजीटी टल गई है। अब हमारे सामने क्या है, टीजीटी है, जिसको लक्ष्य करके हम पढ़ते हैं और अनिवार्य संस्कृत इसी सप्ताह के बाद शुरू की जाएगी। पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, एक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। और क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल एक कमेंट करना है, बस यही शुल्क है। और यहाँ तक गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, सुमित्रा नंदन पंत की। यहाँ तक हो चुका था, यहाँ से शुरू करना है। बहुत कम समय में आज क्लास को समाप्त करेंगे। बिल्कुल सभी साथी लाइक करके जाएं और एक प्यारा सा कमेंट। आइए शुरू करते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न अमल कोमल तन तारुणी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ निराला की किस कविता से उद्धृत हैं? जूही की कली से हैं। गतानुगतिका के प्रति तीव्र विद्रोह उनकी कविताओं में आदि से अंत बना रहा। निराला जी के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। गतानुगतिका के प्रति तीव्र विद्रोह उनकी कविताओं में आदि से अंत बना रहा। निराला जी के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। निराला हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। निराला हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं और फिर सबसे कठिन छंद तथा तुक विधान का पालन करते हैं। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? गीत गुंज। प्रश्न ही छापे गए हैं तो वहाँ पे 3 ऑप्शन में सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं रही होंगी। हालांकि अगर नहीं काट के है कर दिया जाता तो हमें 3 रचनाएं मिल जाती। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? नीरजा। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? निहार निसाय आपको बताया था। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा। सही अनुक्रम यही है, निहार निसाय, आप याद रखें। यामा में महादेवी वर्मा के कितने काव्य संग्रहों की कविताओं का संकलन हुआ है? यामा में महादेवी वर्मा के कितने काव्य संग्रहों की कविताओं का संकलन हुआ है? तो 4 कविताएं संकलित हैं। मुझे दुख के दोनों ही रूप हैं। मुझे दुख के दोनों ही रूप हैं। एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। जिन साथियों का पीजीटी रहा होगा, आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि पेपर आ गया है, 8 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी भी तैयारी पूरी नहीं हुई है। थोड़ा सा और समय मिल जाता तो हम पूरी कर लेते। तो उन सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप कंटिन्यूटी बना के रखें। ये जो बीच में आपने क्रम को तोड़ा था उसे दोहराएं नहीं, क्रमबद्धता बनाए रखें। अगर आप निष्क्रियता लाते हैं तो बिल्कुल यही चीज़ जब अगस्त में या जब कभी भी आयोग की इच्छा होगी या आयोग जब सक्षम होगा तब भी यही स्थिति बनी रहेगी। इसलिए अब कंटिन्यूटी बना के रखें। प्रतिदिन 10 बजे हमसे जुड़ें और सुबह सुबह अगर एक क्लास अच्छे से पढ़ ली जाए तो ज़्यादा तो नहीं, इतना मैं कहता हूँ कि परीक्षा में अच्छे से प्रश्न याद आएंगे।
इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखीं। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखीं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह कहा नहीं जा सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। आधुनिक कवि महादेवी का संकलनकर्ता कौन है? महादेवी वर्मा है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी, स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नयन में जिसके जलद, नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ के रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। उपर्युक्त पंक्तियाँ महादेवी जी की किस कविता से उद्धृत हैं? मैनीर भरी दुख की बदली से। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण, वंशी वीणा स्वर, गए आरती बेला को सत सत लय से भर। ये काव्य पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की किस कविता से उद्धृत हैं? यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा की किस कविता से उद्धृत है? यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। अगला प्रश्न है वन का महत्व। देखिए प्रश्न कितने बड़े बड़े पूछे जाते हैं, तो आप भी उम्मीद लगा के रखिए कि बिल्कुल इससे भी बड़े प्रश्न आ सकते हैं। बहुत से साथी बड़ा प्रश्न देख के, बड़ा कथन देखकर तुरंत बाहर हो जाते हैं कि ये तो हमारी परीक्षा में आएगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। वन का महत्व प्रकृति परिवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद, भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं? छायावाद की विशेषताएं हैं। सरलता, असलियत और जोश, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। यथार्थवाद और छायावाद के निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा छायावाद के समानांतर चलती रही। छायावाद के छाया शब्द का मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? छायावाद के छाया शब्द का मोती के भीतर छाया जैसी तरलता किसने कहा? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा। मैं कृतार्थ देह, मैं कृतार्थ देह, तृणों लघु दोने में तो मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये किसकी कविता की पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। मुकुटधर पांडे का छायावाद, मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा था? पंत जी ने कहा था। सन 1928 ईस्वी, सन 1928 ईस्वी सुधा के अक्टूबर अंक में कामायनी के चिंता सर्ग का अंश छाया और कामायनी प्रकाशित हुई। सन 1935 ईस्वी में कह रहा है कि सन 1928 ईस्वी सुधा के अक्टूबर अंक में कामायनी के चिंता सर्ग का अंश छाया और कामायनी प्रकाशित हुई सन 1935 ईस्वी में। यदि इसके लेखन का आरंभ 1928 ईस्वी मान लिया जाए तो कवि को इसे पूरा करने में 7 वर्ष लग गए थे। ये कथन है बच्चन सिंह का। और ये सीधे भी पूछा जाता है कि कामायनी को लिखने में कितना समय लगा था, तो 7 वर्ष लगा था। कामायनी एक असफल कृति है, यह कथन है इंद्रनाथ मदान का।
कामायनी महाकाव्य के सर्गों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। ऐसे ही 5-5 सर्गों को आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा है? आंसू काव्य को जीवन की वास्तविक प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता किसे माना है? रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम कविता किसे माना है? भारत माता की वंदना को माना है। किस छायावादी कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? किस छायावादी कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को। आओ प्यारे तारे आओ, आओ प्यारे तारे आओ, मेरे आंगन में बिछ जाओ नामक प्रसिद्ध कविता किस छायावादी कवि की पहली कविता मानी जाती है? 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने लिख डाला था, महादेवी वर्मा जी ने। आओ प्यारे तारे आओ, मेरे आंगन में बिछ जाओ। आत्मिका, संधिनी, गीत पर्व, दीप गीत, नीलांबरा। आत्मिका, संधिनी, गीत पर्व, दीप गीत, नीलांबरा आदि किस छायावादी कवि के काव्य संग्रह हैं? महादेवी वर्मा जी के हैं। अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला। अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला, यह पंक्ति प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि के महाप्रस्थान पर महादेवी जी ने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के। रविंद्रनाथ टैगोर के महाप्रस्थान पर महादेवी वर्मा जी ने लिखा था अर्चना सी आरती सी यह विदा बेला। खूब पूछा जाता है, प्रचलित प्रश्न है। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ग्रंथि स्वर्ण किरण, चिदंबरा, लोकायतन। ग्रंथि स्वर्ण किरण, चिदंबरा, लोकायतन। महादेवी वर्मा की कौन सी रचना उनकी मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुई? अग्निरेखा। मृत्यु के बाद जो रचनाएं प्रकाशित होती हैं ज़्यादातर महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मृत्युपरांत प्रकाशित हुई अग्निरेखा। जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेम का श्यामा को लक्ष्य करके कौन सी रचना की है? उर्वशी। जयशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेम का श्यामा को लक्ष्य करके कौन सी रचना की है? तो उर्वशी है। किस छायावादी साहित्यकार ने साहित्यकार संसद नामक ट्रस्ट की स्थापना की थी? किस छायावादी साहित्यकार ने साहित्यकार संसद नामक ट्रस्ट की स्थापना की थी? महादेवी वर्मा ने। फैंटेस माता का संबंध, फैंटेस माता का संबंध हिंदी के किस काव्यांदोलन से जोड़ा गया है? छायावाद से जोड़ा गया है। फैंटेस माता का अर्थ होता है अतिकल्पना, और कल्पना के कारण ही ये छायावाद से लोगों का मोह भंग हुआ और प्रगतिवाद की जरूरत पड़ी। तो आज हम छायावाद को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब प्रगतिवाद शुरू होगा। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है, थोड़ा ही है, और आधुनिक काल में सारे वाद इसी तरह से आएंगे धीरे धीरे, और कल पूरी तरह से आधुनिक काल समाप्त हो जाएगा। अब तक के आए हुए प्रश्न सारे कवर हो जाएंगे, और बहुत बड़ी बात है कि आप 3 से 4 घंटे में पूरा आधुनिक काल समाप्त कर लिए अब तक के आए हुए प्रश्न। अन्यथा आप यूथ या घटना चक्र जो भी आप लगाते हैं उसको लगाना शुरू कीजिए। उसके बाद केवल प्रगतिवाद अगर 2 घंटे में ख़त्म हो जाए तो बताइएगा, अगर कायदे से लगा रहे हैं तो पहला प्रश्न है प्रगतिवाद से। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि कैसी है? वर्ग चेतना प्रधान। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? प्रगतिवाद का है। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं? जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं? जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं? पंक्तियाँ हैं नागार्जुन की।
वह साहित्यकार जिसने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया, मुक्तिबोध जी ने। वह साहित्यकार जिसने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया, मुक्तिबोध ने। तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचना किसकी है? त्रिलोचन की है। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है प्रगतिवादी। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। खूब पूछा जाता है। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। आज नदी बिल्कुल उदास भी सोई थी अपने पानी में। यह काव्य पंक्तियाँ हैं केदारनाथ अग्रवाल की। डॉक्टर नगेन ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है सन 1936 ईस्वी से। डॉक्टर नगेन ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है सन 1936 ईस्वी से। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल का। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे कहा जाता है। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहा जाता है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ये किसकी रचना है? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल की है। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी वे विचार घटेगा। यह कथन है नागार्जुन का। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है कार्ल मार्क्स से। बसंती हवा कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। रामकथा पर आधारित काव्य है भूमिजा। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किया है त्रिलोचन शास्त्री ने। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना त्रिलोचन की है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। वहीं नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं नागार्जुन। प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने। और अगर पूछा जाए कि प्रथम इसकी कब की थी तो 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष बने थे प्रेमचंद जी। काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रलेस भी कहा जाता है प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्नों से हुई थी। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? रूपवाद। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन का। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? प्रगतिवादी हैं। युगधारा के रचयिता हैं नागार्जुन। एक हथौड़ा वाला घर
एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। हरिजन गाथा रचना है नागार्जुन की। हरिजन गाथा नागार्जुन। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? प्रगतिवादी। आग और राख का कवि कहा जाता है दिनकर को। आग और राख का कवि कहा जाता है दिनकर को। वह कवि जिसको मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है, वह कवि जिसको मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी की। प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? प्रगतिवादी समीक्षक रामविलास शर्मा जी हैं। प्रगतिवादी कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। प्रगति मतलब क्या है? आगे बढ़ना। अग्रवाल आगे बढ़ गए आगे, तब प्रगतिवादी कवि पूछा जाए। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल दो नाम दिए हों तो आप केदारनाथ अग्रवाल को प्रगतिवादी लगाइएगा। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? अंधेरे में। विधा पूछी जाए तो लंबी कविता चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। भूल गलती कविता के कवि हैं। भूल गलती मुक्तिबोध के रचना है। भूल गलती कविता मुक्तिबोध की है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? अंधेरे में। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? अवधी में है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर की है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कुरुक्षेत्र को। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवादी। प्रगतिवाद का समय क्या है? प्रगतिवाद का समय क्या है? 1936 से 1943। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। प्रगतिवाद की विरोधी पत्रिका थी विशाल भारत, परिमल, विचार। ये तीनों पत्रिकाएं प्रगतिवाद की विरोधी थी। नागार्जुन ने अपनी किस कविता में अन्न के अभाव में मानव जीवन की यथार्थ परिस्थिति का चित्रण किया है? नागार्जुन ने अपनी किस कविता में अन्न के अभाव में मानव जीवन की यथार्थ मार्मिक परिस्थिति का चित्रण किया है? अकाल और उसके बाद में। यह किस कवि की घोषणा है? जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर। प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि किसे माना गया है? नागार्जुन को। प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि नागार्जुन को माना गया है। अगला कथन है, बाबा नागार्जुन की कविताएं पढ़ते हुए मुझे लगता है कि बाबा के संपूर्ण काव्य संसार में केवल अकाल और उसके बाद कविता शेष रह जाए तब भी इस अकेली कविता के बल पर बाबा कवि के रूप में कालजयी बने रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे निराला वह तोड़ती पत्थर के लिए किसका कथन है? जीवन सिंह का कथन है। लटक रही तलवार रात दिन इस गर्दन पर बेकारी की
लटक रही तलवार रात दिन इस गर्दन पर, बेकारी की लाचारी की बीमारी की। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ नागार्जुन की हैं। सत्ता और शासन के विरोध में, सत्ता और शासन के विरोध में लिखी गई नागार्जुन की कविता है शासन की बंदूक। शासन की बंदूक। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जैसे अनेक प्रकार के राष्ट्रगान, प्रभाती और उद्बोधन, राष्ट्रगान, प्रभाती और उद्बोधन गीत मुखर शैली में लिखे गए थे, वैसे ही स्वतंत्र भारत के विविध आंदोलनों के लिए गीत और कविताएं नागार्जुन ने लिखी हैं। कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। क्या कहते हैं? स्वाधीनता संग्राम के दिनों में जैसे अनेक प्रकार के राष्ट्रगान, प्रभाती और उद्बोधन गीत मुखर शैली में लिखे गए थे, वैसे ही स्वतंत्र भारत के विविध आंदोलनों के लिए गीत और कविताएं नागार्जुन ने लिखी हैं। ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। कौन प्रगतिवादी काव्यधारा का कवि नहीं है? केदारनाथ सिंह। ये देखिए, सिंह आ गया और ये प्रगतिवाद से बाहर हो गए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो छोटी छोटी ट्रिक होती हैं, कई बार हमें ये बहुत आगे ले जाती हैं। और ये भी है कि अगर ट्रिक का सही उपयोग ना किया गया तो हमें पीछे भी ले जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इतनी भी ट्रिक मत बना लीजिएगा कि ट्रिक याद करने के लिए भी अलग ट्रिक बनानी पड़े, तो इसका ध्यान रखिएगा। हर चीज़ ट्रिक से नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो दिमाग में रखने के लिए बनाई जा सकती हैं। किसने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग 1942 ईस्वी में सबसे पहले किया? किसने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग 1942 ईस्वी में सबसे पहले किया? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। नागार्जुन ने अपनी किस कविता में मिथिला के एक पिछड़े ग्रामीण इलाके के शैक्षणिक परिवेश का चित्रण किया है? मित्र को पत्र। प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं है? नरेश मेहता। प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्ष कौन नहीं है? नरेश मेहता। प्रगतिवाद विभ्रम है। प्रगतिवाद विभ्रम है। कथन किसका है? डॉक्टर जगदीश गुप्त का है। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं, बल्कि उसका गला घोंट कर पैदा हुआ है। प्रगतिवाद छायावाद की भस्म से नहीं पैदा हुआ है, बल्कि उसका गला घोंट कर पैदा हुआ है। ये डॉक्टर नगेन का कथन है। किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? किस पत्रिका में प्रगतिवादी आंदोलन का विरोध हुआ था? विशाल भारत में। छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंदुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? छायावाद के बाद नए आंदोलन की शुरुआत नंदुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? गिरिजा कुमार माथुर से मानी है। मैं सो रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने। मैं सो रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने नामक संस्मरण के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। शोषकों का विरोध और शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता है? तो प्रगतिवाद की ये विशेषता है। प्रगतिवादी का संबंध किस दर्शन से है? मार्क्सवाद से है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती कविता त्रिलोचन के किस कविता संग्रह में संकलित है? धरती में। केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई कविता ओ जनमन के सजग चितेरे के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल पर लिखी गई प्रसिद्ध कविता ओ जनमन के सजग चितेरे के रचनाकार कौन है? नागार्जुन है। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने कहा? नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। जिस बदलती हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति तार सप्तक के कवियों में मिलती है, वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में थी। यह कथन किसका है? नेमिचंद्र जैन का है। किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। यह कथन किस आलोचक का है? गजानन माधव मुक्तिबोध का है।
वास्तविकता तो यह है कि प्रयोगशील दो ही कवि ठहरते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रयोगशील दो ही कवि ठहरते हैं, निराला और शमशेर बहादुर सिंह। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रगतिवादियों में कवि हृदय केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रगतिवादियों में कवि हृदय केदारनाथ अग्रवाल हैं। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। हिंदी में व्यंग या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन और केदार ने। हिंदी में व्यंग या तो निराला ने लिखा है या नागार्जुन और केदार ने। यह कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। भारतेंदु और बालमुकुंद गुप्त ने हमारे साहित्य में जो व्यंग और जिंदादिली पैदा की, नागार्जुन उसका समर्थ प्रतिनिधि हैं। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभाव में ही जन्मे हैं। पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। यह कथन किसका है? डॉक्टर हरिनारायण मिश्र का है। नागार्जुन की प्रसिद्ध लंबी कविता हरिजन गाथा उनके किस कविता संग्रह में संग्रहित है? खिचड़ी विप्लव देखा हमने में। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद। युगधारा काव्यकृति के रचनाकार हैं नागार्जुन। युगधारा काव्यकृति के रचनाकार हैं नागार्जुन। नागार्जुन की रचना नहीं है नींद के बादल किसकी है? आ चुकी है। कमेंट में बताएं कि नींद के बादल किसकी रचना है। नागार्जुन का व्यंग कहीं कहीं अति तीक्ष्ण बनकर औचित्य की सीमा का उल्लंघन कर बैठता है। नागार्जुन का व्यंग कहीं कहीं अति तीक्ष्ण बनकर औचित्य की सीमा का उल्लंघन कर बैठता है। यह कथन डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 ईस्वी के बाद का भारतीय समाज की राजनीति चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। यह कथन मैनेजर पांडे का है। जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। कौन कवि साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध रहा है? बाबा नाम से बाबा नागार्जुन को जाना जाता है। कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? प्रगतिवाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। पंथ के रचनाकार हैं नागार्जुन। अभी जो ऑफलाइन पेपर हुआ था नेट का, तो उसमें इसी कविता को सीरियल से लगाने के लिए पूछ लिया गया था कि चक्की रही उदास पहले आएगा कि चूल्हा रोया पहले आएगा कि कानी कुतिया सोई उसके पास पहले आएगा। 7-8 पंक्तियाँ दी गई और बोला गया कि 1 2 3 4 5 6 इनको सीरियल से लगाएं। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। नेट के हिसाब से महत्वपूर्ण है ये श्रृंखला, लेकिन उतना नहीं है जितना प्रश्न वाली श्रृंखलाएं हैं, तो इसका ध्यान रखें। अगर सिर्फ नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप साथ में जो प्रश्न कराए जाते हैं उनको पढ़ें, बेहतरीन। ऐसा नहीं है कि नुकसानदायक, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेट के भी प्रश्न इसमें समाहित हैं, ऐसा नहीं है। सारे प्रश्न जो 25 वर्षों में आए हुए हैं सारे हैं, लेकिन नेट के लिहाज से ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई। पाषाणी रविंद्र के प्रति काली माई प्रसिद्ध कविताएं किसकी हैं? नागार्जुन की हैं। 51 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे अभी आपको दिखेगा ये 52 है। कल यहीं से हम शुरू करेंगे। हो सकता है कल एक पेपर हो और उसके बाद जब परसों क्लास होगी तो यहीं से 52 से 67 तक हम लोग चलेंगे, ताकि आधुनिक काल पूरी तरह से समाप्त हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, तो परेशान नहीं होना है। और PDF के लिए साथियों परेशान ना हो,
क्योंकि PDF से कोई पढ़ता नहीं है और प्रिंट इसका आप निकलवाएंगे तो बहुत साफ निकलेगा नहीं। इसलिए PDF के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, यहीं से आप लोग पढ़ते रहें और सहयोग बनाए रखें। आज के लिए साथियों इतना ही। ये देखिए समकालीन कविता, ये सब कल ख़त्म हो जाएंगे अगली क्लास में। नई कविता और फिर उसके बाद निबंध वगैरह आ गया। तो हिंदी गद्य विधाओं में सबसे पहले आपकी निबंध ही शुरू करेंगे। निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक जो भी हैं, क्योंकि अधिक से अधिक प्रयास यही है कि आपको प्रश्न हमारी श्रृंखला से मिले ताकि आप लोगों को विश्वास बन सके। और संस्कृत जो अनिवार्य संस्कृत पाठ्यक्रम में है, बहुत जल्द उसको शुरू किया जाएगा। और अगर 1 घंटे चलाई जाएगी क्लास तो बहुत खींच के 10 से 12 क्लासों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल साथियों, आज के लिए इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नए साथी हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। कोई प्रश्न है तो आप सीधे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।